हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं इसी 28 मई 2023 को कंडक्ट हुए एडुटेरिया के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? चिरांद चिरांद से हड्डी के हथियार मिले हैं, तो ये सही है। पिक्की हल से राख के ढेर मिले हैं, ये भी सही है। बुझहोम से गर्तवास मिला है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही सुमेलित है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। मनुष्य द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन यानी कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ, मृदभांड का निर्माण, मनुष्य द्वारा अग्नि का उपयोग इसी काल से शुरू हुआ था। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता में लिंग की पूजा होती थी, ये सही है। पत्थर की मुहरें भी मिली है, ये सही है। ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसलिए ये सही नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, राइट ऑप्शन ए होगा। अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्दों का उपयोग हुआ है। श्याम अयस एवं कृष्ण अयस जैसे शब्दों का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो ग्राम, कुल, विष, जन, राष्ट्र, इसमें सबसे बड़ा तो राष्ट्र तो होता ही था, तो तीनों ही में राष्ट्र सबसे बड़ा है। सबसे छोटी इकाई थी कुल, उससे बड़ी इकाई ग्राम, उससे बड़ी इकाई विष, उससे बड़ी इकाई जन, और सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी राष्ट्र। राइट ऑप्शन सी होगा। मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था? हर्यक वंश ने शासन किया था, राइट ऑप्शन सी होगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और उसने अपनी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर में बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घटनाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। तो बुद्ध का जन्म क्या कुशीनगर में हुआ था? नहीं, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए ये गलत है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, बोधगया में नहीं। बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ? निर्वाण लुम्बिनी में नहीं, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, तो ये भी गलत है। तो इसमें से सभी गलत है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? शिशुनाग ने मिलाया था और इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। राइट ऑप्शन सी होगा। किस मौर्यकालीन शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन है? तो दक्षिण भारत से प्राप्त मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उद्गोलम अभिलेखों में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। तो मस्की, गुर्जरा और उद्गोलम तीनों ही में उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। अशोक का अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। जेम्स प्रिंसेप, राइट ऑप्शन बी होगा। और अशोक का अभिलेख की खोज सबसे पहले की थी 1750 में टी फैनथेलर ने। मौर्य काल में सामान्यतः भूमि पर कितना कर लिया जाता था? भूमि कर कितना होता था? तो उपज का 1/6 भाग हुआ करता था, राइट ऑप्शन सी होगा। मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्न में से किसने किया था? तो मेगास्थनीज की बात करें या फिर एस्ट्रेबो, इन दोनों ने कहा था कि भारत में दास प्रथा उस समय नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य बी। निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है? यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पे, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे, राइट ऑप्शन ए होगा। प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो सबसे पहले यूनानी आए, उसके बाद में शक, देन कुषाण। तो यूनानी, शक एंड कुषाण, राइट ऑप्शन बी होगा।
संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम रचना निम्न में से किसने की थी? तो इसकी रचना की थी इलांगो आदिगल ने। इलांगो आदिगल, राइट ऑप्शन बी होगा। तोल्कापियर ने तोल्कापियम की रचना की थी शीतलय सतनार ने मणि मैखले की रचना की थी और तिरुवल्लुवर ने कुरल की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कनौज को द्वितीय राजधानी बनाया था, ये सही है। इसके काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, नहीं। फाहियान आया था, ह्वेनसांग नहीं आया था, तो ये गलत है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, ये भी सही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बी असत्य है, राइट ऑप्शन बी होगा। गुप्त काल में महतर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकारी होता था? तो गुप्त काल में सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और इसी के अधिकारी को महतर कहा जाता था, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? न्यायावतार के लेखक सिद्धसेन हैं, ये सही है। विक्रमोर्वशीयम के लेखक कालिदास, ये भी सही है। काव्य दर्शन के लेखक दंडिन, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा की गई थी संस्कृत में, ये सही है। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये भी सही है। हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था, नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं, समुद्रगुप्त का राज्य कवि था, तो ये गलत है। असत्य कथन कौन सा हो गया? सी, राइट ऑप्शन सी होगा। गुप्त काल में महादंडनायक था, तो गुप्त काल में महादंडनायक न्यायाधीश था, राइट ऑप्शन बी होगा। सेना का सेनापति महाबलाधिकृत हुआ करता था और पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ था, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपासी कहलाता था। सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था? तो सबसे पहले उन्होंने कनौज में आयोजित करवाया था, उसके बाद प्रयाग में। तो कनौज एवं प्रयाग दोनों हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने भी की थी और इत्सिंग ने भी की थी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो सबसे पहले मनु स्मृति की रचना हुई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। असमक जनपद की राजधानी पोटन यानी पोटली किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। गोदावरी इसमें से कोई नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। प्रथम शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? तो प्लिनी ने लिखा है। उसमें उन्होंने भारतीय पशुओं, पौधों, खनिज पदार्थों का वर्णन किया है। इसमें भारत एवं इटली के मध्य होने वाले व्यापार पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ तो पंजाब में है, तो ए का 4 हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में है, तो बी का 1 हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में है, तो सी का 2 हो जाएगा। और देसलपुर गुजरात में है, देसलपुर गुजरात में है, तो डी का 3 हो जाएगा। यानी अब 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, इसमें से 4 1 2 3 यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन बी होगा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। जैमिनी। कर्णाद जो थे वो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे और बदरायण जो है उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे। सो राइट ऑप्शन सी होगा। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर और महासांधिक में विभाजित हो गया था? तो द्वितीय संगीति में राइट ऑप्शन बी होगा। और द्वितीय संगीति यानी बौद्ध की द्वितीय संगीति का आयोजन कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सुब्बू कामी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण स्थाविर एवं महासंधिक में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय संबंधी विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म के आचरण, अभ्यास और धर्म का प्रचार करने की आज़ादी देता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 51A ये फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है और इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। और अनुच्छेद 243B ये संबंधित है ग्राम सभा, ग्राम मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन के प्रावधान से संबंधित है। ये भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विदेश यात्रा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 21 से राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 19 के तहत जो भी स्वतंत्रता मिली है उसमें अपने देश में यानी संपूर्ण भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख करता है, लेकिन अनुच्छेद 21 में विदेश जाने के अधिकार के बारे में उल्लेख है। डायरेक्टली तो ये बात अनुच्छेद 21 में नहीं लिखी गई है विदेश जाने के स्वतंत्रता से संबंधित किसी भी अधिकार के बारे में। ये अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र वर्मा बनाम भारत संघ के बाद में रेखांकित किया कि विदेश जाने की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है, उल्लेख नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, इसका उल्लेख है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये भी उल्लेखित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये उल्लेखित नहीं है। सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना, ये उल्लेखित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है? तो 3 और 4 नहीं है, तो केवल 3 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो अनुच्छेद 3 के तहत पार्लियामेंट किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को कम कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल नहीं सकती है। ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आता है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? अमेरिका के संविधान से। राइट ऑप्शन बी होगा। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि ये सारे प्रावधान लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता उसमें नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, बिल्कुल इन्फोर्सेबल नहीं है, ये सही है। इसमें 3 बार संशोधन हुआ नहीं, एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, एक ही बार संशोधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, ये भी गलत है, तो इसमें से ए सही होगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी शब्द, गणराज्य शब्द तो सम्मिलित था, समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। इन तीनों शब्दों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। सो इसमें से 1, 3 और 4
1, 3 एंड 4 राइट ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। यह केवल भारतीय नागरिकों को मनमानी और अत्यधिक सजा से सुरक्षा प्रदान करता है। ये केवल भारतीय नागरिकों को नहीं, विदेशी भी हो, किसी के लिए भी मनमानी और अत्यधिक सजा से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये गलत है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, ये सही है। तो केवल 2 सही है यहाँ पे, राइट ऑप्शन बी होगा। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत शामिल है? तो इसमें से अनुच्छेद 15 देखें तो इसके अंतर्गत, इसके तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो यही सही ऑप्शन होगा सी। निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही किए गए थे और स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे, SS रे, DP सिंह, CM स्टीफन, HR गोखले, रजनी पटेल, BA सैयद मोहम्मद, AR अंतुले और बसंत साठे। इसमें से SS रे थे, CM स्टीफन थे, AR अतुले ये भी थे, लेकिन रंजन अहलावत नहीं थे। तो निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। केवल 2, 3 और 4 राइट ऑप्शन बी होगा। यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश को कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? तो इसमें संशोधन करना पड़ेगा अनुच्छेद 368 के तहत। बेरूबारी संघ से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति भारत के किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती है। अतः इसके लिए किसी भारतीय भूभाग को यदि किसी पड़ोसी देश को देना हो तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। तो अनुच्छेद 368 राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे? तो फजल अली अध्यक्ष थे उस समिति के, हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे और KM पनिकर भी सदस्य थे, पटाभी सीतारमैया नहीं थे। तो इसमें से केवल 2 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, लौटते मानसून से, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, अरब सागर की मानसून शाखा से, पश्चिमी विक्षोभ से, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित में से क्या है? तो इन चारों में से हम देखें तो सबसे उत्तर में है कांडला, उससे दक्षिण है हल्दिया, उससे दक्षिण है पारादीप और सबसे दक्षिण में है कोची। तो इसमें से सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो निश्चित रूप से फतेहपुर जो है, फतेहपुर सीकरी, ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। भागलपुर है, कानपुर भी है, उत्तरकाशी भी है, फतेहपुर नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो जिंदगड़ा है और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। तो इसमें से जिंदगड़ा हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है, क्या माहे कर्नाटक में है? अब पुदुचेरी जो है वो 4 जिलों से मिल करके बनता है, पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। यनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में के पास स्थित है, कराईकल तमिलनाडु में स्थित है, जबकि माहे अरब सागर में केरल में स्थित है, केरल में। तो माहे जो है कर्नाटक में नहीं, केरल में है। बाकी यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है। तो 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन बी। भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कन्या भ्रूण हत्या ये कारण है, महिलाओं के सशक्तिकरण का अभाव ये भी है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति ये भी है, जैसे कि गरीबी और शिक्षा। तो इसमें से उपयुक्त में से 1 से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यहीं पे गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। तो उत्तराखंड होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं?
तो बिहार में सर्वाधिक पाइराइट पाया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है, और किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वे हैं आकांक्षीय स्थिति, पवनें, उच्चावच, समुद्र से दूरी, महासागरीय जलधारा, ऊंचाई, वनस्पति के प्रकार, चक्रवात आदि। तो अक्षांशीय स्थिति आती है, महासागरीय जलधारा भी, समुद्र से दूरी भी, लेकिन औसत वर्षा नहीं, राइट ऑप्शन सी होगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में शामिल है पंचगंगा, घाटप्रभा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, येसला और दूधगंगा। तो इसमें से पंचगंगा भी शामिल है, घाटप्रभा भी शामिल है, कोयना भी शामिल है। ये सभी कृष्णा नदी की ही सहायक नदियां हैं। तो उपयुक्त में से एक से, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में निम्न में से कौन नहीं है? तो ये तो तीनों तो सहायक नदी ही है, तो नन ऑफ दी अबव होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो अधिक चराई नहीं, अधिक सिंचाई है भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन गलत है? मलनाड क्षेत्र कर्नाटक में है, ये सही है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, ये भी सही है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में है, ये भी सही है। तो दिए गए कथनों में कौन गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर ही थोड़ी गलती हो गई है, कोई नहीं होगा। ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होता है? तो जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो निर्यात सस्ता हो जाता है, इस कारण से निर्यात में वृद्धि हो जाती है, राइट ऑप्शन बी होगा। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, उनको MSF कहा जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत अस्थायी सुविधा। तो इसमें होगा सीमांत अस्थायी सुविधा दर, MSF, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? तो ऋण नियंत्रण, मुद्रित नोट जारी करना, जनता को पैसा उधार देना। जनता को पैसा उधार देना RBI का काम नहीं है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, यह है। इसमें से 3 को यदि हटा दें तो ये ख़त्म, 3 को हटा दें तो केवल 3 हो जाएगा, यहाँ पे केवल 3, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में चलाई गई थी। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1985 से 1990 के दौरान। तो और इसी योजना के अंतर्गत नीली क्रांति मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत मछली और समुद्री उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि पर बल दिया गया था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अब बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री के समान रखा गया है। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान नहीं, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता के समान। तो इसमें से ए और सी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा एक संवैधानिक निकाय है, राज्य लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग भी संवैधानिक निकाय है, लेकिन नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो केवल 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी।
नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है, ये सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, ये सही है। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। नहीं, नीति आयोग में 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य। तो इसमें से 8 पूर्णकालिक सदस्य तो नहीं होगा, ये गलत है। तो 3 गलत है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1992 से लेकर के 1997 तक। औद्योगिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना लक्ष्य रखा गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? आदेश मुद्रा, वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य होता है। नहीं, वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है वो होता है आदेश मुद्रा, तो ये गलत है। व्यापक मुद्रा, डाकघर द्वारा रखी गई आवधिक जमा, ये सही है। व्यापक मुद्रा के अंतर्गत आता है संकुचित मुद्रा प्लस व्यावसायिक बैंकों और डाकघर बचत संगठन द्वारा रखी गई आवधिक जमा। और वैध मुद्रा सरकार द्वारा जारी मुद्रा होती है, ये सही है। तो इसमें से बी और सी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया और उनका कार्यकाल था जनवरी 2015 से लेकर के अगस्त 2017 तक था। और वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी, तो राइट ऑप्शन सी होगा। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर्वोदय योजना का प्रारूप जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था 1950 में। जयप्रकाश नारायण, राइट ऑप्शन बी होगा। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर, तो ए का 3 हो जाएगा। ताप यानी टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, तो बी का 1 हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का यूनिट होता है कैंडेला, सी का 2 हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा का यूनिट होता है मोल, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4 आ रहा है। राइट ऑप्शन बी होगा। वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है? एक बीमीय, द्विबीमीय या त्रिबीमीय, यानी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है। रेफरेंस फ्रेम के अंतर्गत एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और इसी से अटैच्ड एक क्लॉक होता है, इसी को कंबाइंड रूप से रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। तो इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि पोजीशन 1 डायमेंशन में चेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उसका मोशन 1 डायमेंशनल है, यानी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो। यदि 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो कहेंगे कि उसका मोशन 2 डायमेंशन में है, और यदि 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उसका मोशन 3 डायमेंशनल है। तो यदि हम वायुयान की गति की बात करें तो वायुयान जब लैंड कर रहा होता है या फिर टेक ऑफ कर रहा होता है तो उस टाइम में इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, तीनों ही कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं। तो उसकी गति को हम त्रिबीमीय यानी 3 डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। सो राइट ऑप्शन सी होगा। जब किसी वस्तु का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। मास तो रिमेन सेम रह रहा है, यानी हाफ m, v को हाफ कर दिया जा रहा है, तो v/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा v² by 4।
तो हाफ mv² तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया k/4 यानी 1/4 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा घटकर 1/4 हो जाएगी। राइट ऑप्शन सी होगा। यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो और उसमें एक व्यक्ति हो तो निम्न कथनों पर विचार करें। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं लिफ्ट का। मान लीजिए कि ये लिफ्ट है और लिफ्ट इस पे कोई पर्सन खड़ा है या बैठा हुआ है। इस पे तो जब ये बैठा हुआ है या खड़ा है तो इस पे इसका वेट नीचे की ओर लग रहा होगा mg। चूँकि लिफ्ट के फ्लोर पे ये खड़ा है या बैठा है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा, n हम कह देते हैं। तो मान लीजिए कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो जब a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है तो इसके लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें तो n माइनस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी ऊपर n नीचे mg, तो n माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी n इज इक्वल टू आ जाएगा mg प्लस ma। m को कॉमन ले लेंगे तो mg प्लस ma, m को हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा g प्लस a। यदि नीचे जाएगा तो n इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस ma। और यदि रेस्ट में है तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू mg आएगा। 3 केस हमने लिया। यदि रेस्ट में है तो n इज इक्वल टू mg, और यदि ऊपर जा रहा है तो n इज इक्वल टू mg प्लस ma, और नीचे आ रहा है तो n इज इक्वल टू mg माइनस ma। इन तीनों को यदि हम ध्यान से देखें तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो n नॉर्मल रिएक्शन, यहीं तो वेट बताएगा। नॉर्मल रिएक्शन यानी उसका अपरेंट वेट mg प्लस ma हुआ है। mg प्लस ma मतलब उसका जो रियल वेट है, वास्तविक भार है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, ma ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो उसका अपरेंट वेट बढ़ा हुआ लगेगा, यानी जो पर्सन लिफ्ट में है वो उसको लगेगा कि उसका वेट बढ़ा हुआ है, भारी लगेगा। तो ऊपर जब आएगा तो वेट बढ़ा हुआ लगेगा। उसी तरीक़े से जब नीचे आएगा तो mg माइनस ma मतलब उसका जो रियल वेट है, रियल वेट में से कुछ घट रहा है यहाँ पे, यानी अपरेंट वेट आभासी भार उसका कम हो जाएगा जब लिफ्ट नीचे आएगा तब। अब जब रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 है, तो उस केस में जो उसका रियल वेट है वो उसके अपरेंट वेट के इक्वल हो जाएगा। अब ऑप्शन की ओर आते हैं। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, ये सही है। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा, नहीं। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, ये नहीं। दोनों ऑप्शन ये गलत है, बी और सी। ए सिर्फ सही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी उसका रियल वेट और अपरेंट वेट दोनों इक्वल होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा कम हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा, यानी भार ज़्यादा हो जाए उत्प्लावन बल से तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा। मान लीजिए यह एक कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड इसमें भरा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट है तो इस पे दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो इसका वेट mg नीचे की ओर और दूसरा इस पे फोर्स ऑफ बॉयंसी b ऊपर की ओर लग रहा है। तो यदि इस mg का वैल्यू b से ज़्यादा है तो नीचे आ जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही लग रहा है यहाँ पे। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा कम हो जाए, यानी भार ज़्यादा हो जाए उत्प्लावन बल से, तो वो डूब जाएगा, ये बिल्कुल सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर हो जाए, मतलब ये b और mg दोनों इक्वल हो जाए, तो लिक्विड के अंदर वो तैरेगा, तो द्रव में तैरेगा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा। इसके उल्टा हम समझ सकते हैं कि जब भार जो है कम हो जाए उत्प्लावन बल से, भार कम हो जाए तो वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भार कम रहेगा जब उत्प्लावन बल से तो तैरेगा, डूबेगा नहीं, ये गलत है। तो 1 और 2 सही आ रहा है और इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है इसमें। तो इस क्वेश्चन में मुझे तो कुछ एरर नज़र आ रहा है।
क्योंकि इसके आंसर में इसको गलत बताया गया है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसके भार के समान हो जाएगा तो वस्तु द्रव में तैरेगा, ये बिल्कुल सही है, जो कि इसमें गलत बताया गया है। ओनली वन सही इसमें दिया गया है, तो इसमें कुछ एरर है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 3 गलत है। निम्न में से अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण नहीं है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का उदाहरण नहीं है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है? जब वेव प्रोपेगेट करे और मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में होता, हम उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। जैसे साउंड वेव, यदि वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करे तो उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव, जैसे वेव ऑन ए स्ट्रिंग। तो इसमें ध्वनि तरंग जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है, और भूकंप से उत्पन्न तरंग भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है। लेकिन प्रकाश तरंग एक ट्रांसवर्स वेव का यानी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो निम्न में से अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण नहीं है, नहीं चूज करना है यहाँ पे। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा नहीं है? तो प्रकाश तरंग यानी लाइट जो है अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं होता है, ट्रांसवर्स होता है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च नियत बिंदु कितना होता है? तो जैसे यदि डिग्री सेल्सियस स्केल को हम देखें तो इसका आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जस्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसका स्टीम पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है यहाँ पे। तो इसी को उच्च नियत बिंदु को पूछ रहा है, तो 212 फ़ारेनहाइट होगा। राइट ऑप्शन सी। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है? सर्च लाइट में होता है, बिल्कुल सही है। नाक, कान, दांत आदि की जांच में होता है, ये भी सही है। वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में कनकेव मिरर का यूज नहीं होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ए और बी में होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। राइट ऑप्शन डी, वाहन के साइड मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। और कन्वेक्स मिरर के यूज करने का 2 कारण है। जैसे यदि कनकेव मिरर लेते, जैसे मान लीजिए कनकेव मिरर लेते, तो इसका साइड व्यू कितना, इतना ही व्यू प्रोड्यूस कर रहा है। ये इतने ही एरिया के अंदर, इतने ही लेंथ में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज ये बना पाएगा, इसमें दिखेगा। लेकिन और इसमें रियल, वर्चुअल, स्मॉल और लार्जर सभी तरीक़ा के इमेजेज बनते हैं ऑब्जेक्ट के, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन वहीं यदि कन्वेक्स मिरर की हम बात करें, कन्वेक्स मिरर, तो इधर जो ऑब्जेक्ट है उसको भी देख लेगा, इधर भी ऑब्जेक्ट है उसको भी देख लेगा, यानी इतना लार्जर व्यू प्रोड्यूस कर रहा है ये, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहे कन्वेक्स मिरर के केस में उसका हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा। इतना बड़ा ट्रक है तो उसका इमेज छोटा सा उस मिरर में दिख जाएगा और सीधा दिखेगा। तो इस कारण से ये 2 कारण है साइड मिरर के रूप में इसका यूज करने का। जर्मेनियम को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हम कोई एक कंडक्टर ले लें, कंडक्टर यानी मेटल ले लें, तो मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जब इसमें बैटरी से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो इनका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। सभी इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट इसमें जाना शुरू कर देंगे इसमें, और इसी से करंट फ्लो होता है। अब यदि हम टेम्परेचर इसका यहाँ से इसको गर्म करना हम शुरू कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये आपस में कोलाइड करना शुरू कर देंगे, फ्रिक्वेंटली कॉलिजन होना शुरू होगा, जल्दी जल्दी। तो जब कॉलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा तो इनका मूवमेंट बाधित हो जाएगा, उतने तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब ये रहा कि रुकावट आ जाएगा, यानी रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जब किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। अब सेमीकंडक्टर, यहाँ जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। तो जब यदि मान लीजिए कि ये सेमीकंडक्टर है तो इसको गर्म करेंगे तो जो पहले कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लगेंगे, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, हीट सप्लाई करने से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकल करके इस क्रिस्टल में घूमना शुरू कर देंगे, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाने से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर, चाहे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इंक्रीज किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस घटता है। राइट ऑप्शन बी होगा।
हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या भिन्न होती है? भिन्न, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसमें तीनों का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न है इसमें, प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्राइटियम का 3 है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने का कारण है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक में कण की संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है और न्यूट्रॉन्स भिन्न होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कुछ अलग था, यहाँ पे कण वर्ड यूज कर दिया गया है, कण। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो इसलिए इसमें आंसर सी दिया हुआ है। लेकिन द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न होती है, परमाणु संख्या सेम होता है। तो या तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यदि कण को कंसीडर नहीं करते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक कह दीजिए, या फिर न्यूट्रॉन यहाँ पे टिक कर सकते हैं, सी न्यूट्रॉन की संख्या। हालांकि दोनों ही होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होता है। द्रव्यमान संख्या कैसे बनता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मिलने से बनता है। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होने का कारण क्या है? द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होने का कारण है न्यूट्रॉन्स भिन्न होना। तो मोस्ट सूटेबल जो आंसर जो कण वर्ड यूज कर दिया है, तो इसमें न्यूट्रॉन होना चाहिए, राइट ऑप्शन सी होगा। शक्ति की बीमा है यानी डायमेंशन ऑफ पावर। पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W/T। अब वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। फोर्स होता है MA इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। M हो गया kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, अब बाई सेकेंड। तो यहाँ से आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, यानी kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड क्यूब। तो इसका डायमेंशन kg का m हो जाएगा, L स्क्वायर m स्क्वायर का L स्क्वायर अब बाई सेकेंड का टी क्यू, तो T-3 हो जाएगा। तो ml स्क्वायर T-3, राइट ऑप्शन ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान करें। नैनो 10⁻⁻9 को नैनो कहा जाता है, ए का 2 हो जाएगा। पी को 10⁻12 को पी को कहा जाता है, बी का 3 हो जाएगा। और माइक्रो 10⁻6 को माइक्रो कहा जाता है, डी का 4 हो जाएगा। योक्टो 10⁻24 को कहा जाता है, तो सी का 1 हो जाएगा, यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4, राइट ऑप्शन ए होगा। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो यदि 9th क्लास के NCERT के साइंस या फिर 11th क्लास के फिजिक्स की बुक को हम पढ़ें तो उसमें गैलीलियो के द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद में जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया था, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था उन्होंने। गैलीलियो ने कहा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यदि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। इसी को न्यूटन ने कॉपी करके अपना फर्स्ट लॉ बनाया, यानी जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ओनली प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ, सेकंड नहीं। तो इसमें से फर्स्ट लॉ तो किसी में दिया नहीं है, दिया भी है तो सेकंड लॉ के साथ में दिया हुआ है, जो ये गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। जड़त्व है क्या? यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, वो चाहेगी नहीं कि मैं मोशन में आ जाऊं, यानी वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रखना चाहेगी। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो अपने उस यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करके रखना चाहेगी, वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगी, स्लो नहीं होना चाहेगी, फास्ट नहीं होना चाहेगी। तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखना वो ऑब्जेक्ट चाहेगी। तो इसी को कहा जाता है इनर्शिया, यानी अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट या प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन को बदलने नहीं देना, उसके लिए रुकावट पैदा करना, उसके लिए रेसिस्ट होना, यही कहलाता है जड़त्व यानी इनर्शिया।
निम्न कथनों पर विचार करें। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो उसमें ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ये सही है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे, पेन ही नीचे गिरा हुआ है, उसको उठा करके ऊपर टेबल पे रख देते हैं, तो उसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी उसमें एनर्जी आ जाती है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। उसी तरीक़े से स्प्रिंग को दबा दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए, एक रबड़ को खींच लीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए, या किसी रबड़ के बॉल को दबा दीजिए, तो जब शेप चेंज हो जाता है, या यूँ कहें कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से, शेप चेंज होने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये बिल्कुल सही है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल, बिजली का पंखा जो है विद्युत ऊर्जा को ऐसे कहा जाता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा में तो बदल रहा है, साथ ही उसमें काइनेटिक एनर्जी में भी तो बदल रहा है। तो लेकिन यदि यहाँ पे ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा दिया रहता तो वो सही होता। तो हालांकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल रहा है, निश्चित रूप से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो 1 और 2 तो पक्का सही है, 3 भी सही है, चूँकि यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है। तो या तो बी आंसर सही होगा, यदि तीसरे को हम कंसीडर कर लेते हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे उपयुक्त में से तीनों सही हो जाएगा। तो या तो बी सही होगा या फिर इसमें कुछ गलत होगा। हालांकि उतना डेप्थ पे नहीं जाएं, सिर्फ इतना समझ लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तब तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है नहीं, इसलिए बी आंसर पे जाइए। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण किन बातों पे निर्भर करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला होता है G = Gm/r²। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 है। और m क्या है? ये m जो है मास ऑफ द अर्थ है, ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, और ये r रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसका मतलब ये रहा कि ऑब्जेक्ट का मास इसमें नहीं आया हुआ है फार्मूला, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और ज़्यादा मास का कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम रहेगा। जैसे छत पर से किसी एक हल्के ऑब्जेक्ट को हम गिराएं और एक बहुत भारी, एक पत्थर के छोटे से टुकड़े को भी जस्ट ड्रॉप करें और एक बड़े से ईंट को जस्ट ड्रॉप करें, तो दोनों अर्थ सरफेस पे एक ही टाइम में आएंगे, क्योंकि दोनों के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम होगा, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो वस्तु के मास पे तो डिपेंड नहीं करता है, तो वस्तु के साइज पे, शेप पे, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो वस्तु के रूप पे डिपेंड नहीं करेगा, वस्तु के आकार पे डिपेंड नहीं करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये डिपेंड किस पे करता है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस से, वैसे वैसे डिक्रीज करता है, यानी हाइट पे डिपेंड करता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जैसे जैसे नीचे जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी डेप्थ पे डिपेंड करता है। पोल पे मैक्सिमम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, यानी प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है। ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बदलेगा, चेंज होगा। तो इन सारी हाइट पे, डेप्थ पे, प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। निम्न कथनों पर विचार करें। स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। जैसे दो बॉल ले लीजिए, एक स्टील का और एक रबड़ का। तो रबड़ के बॉल को डिफॉर्म करने के लिए, उसके शेप को चेंज करने के लिए, दबाने के लिए कम ही फोर्स की ज़रूरत होती है, यानी स्मॉल स्ट्रेस अप्लाई करने से लार्ज स्ट्रेन डेवलप हो रहा है रबड़ के केस में। वहीं स्टील के बॉल के केस में बहुत बड़ा फोर्स, यानी बहुत बड़ा फोर्स पर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तब जाकर के स्मॉलर स्ट्रेन डेवलप होगा। तो जब बहुत बड़ा स्ट्रेस अप्लाई करने से स्मॉलर स्ट्रेन डेवलप हो, तो कहेंगे कि वो मोर इलास्टिक है, यानी स्टील का बॉल रबड़ की तुलना में मोर इलास्टिक होता है। ये बिल्कुल सही है। विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है। जैसे अभी रबड़ के बॉल का एग्जाम्पल लिया,
तो इसमें यदि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, स्मॉलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन कम होगा। यानी जो विरूपण होता है विरूपणकारी बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिफॉर्मेशन जो है डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसका शेप ज़्यादा बिगड़ेगा, फोर्स स्मॉलर अप्लाई करेंगे तो शेप कम बिगड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही है। बर्नौली के नियमानुसार यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाएगा। बर्नौली का इक्वेशन है P1 प्लस रो जी H1 इज प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आता है P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पे देखें तो यदि एयर का ब्लो हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो H1 और H2 सेम हो जाएगा। तो उस केस में हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यानी P हम कह सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस फार्मूला को ध्यान से देखें, किस फार्मूला को, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से यदि वेलोसिटी इंक्रीज होगा, चूँकि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर को कांस्टेंट रहना है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर को डिक्रीज होना होगा ताकि दोनों मिलकर के कांस्टेंट रहे। यदि वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर को इंक्रीज करना होगा ताकि दोनों मिलकर के कांस्टेंट रहे। तो यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम होगा। यानी प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, प्रेशर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो तीनों ही सही है, 1 2 3 राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से कौन है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गई, माइक्रोवेव, ये सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इसमें से ध्वनि तरंग जो है मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल कैरेक्टर का होता है, जबकि ध्वनि तरंग जो है यानी साउंड वेव मैकेनिकल कैरेक्टर की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। भूकंपीय तरंगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, जल की तरंगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में तेज़ी से ठंडा होता है, इसका कारण है। यानी कप में चाय रखा हुआ है वो और एक प्लेट में हम रख दें तो दोनों में से किस में ज़्यादा जल्दी से ठंडा होगा? तो प्लेट में हम रखेंगे तो चाय जल्दी से ठंडा होगा। इसके पीछे की कारण ये है कि प्लेट में चाय को रखने पे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाने से रेट ऑफ कूलिंग यानी ठंडा होने का दर जो है फास्ट हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का कारण क्या है? सरफेस एरिया का बढ़ जाना। प्याले में चाय के खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन सी होगा। यदि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए कि एक लाइट रे इधर से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के इधर गई, ये नॉर्मल है तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री ही होगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट ऑप्शन बी होगा। अश्व शक्ति किसकी व्यवहारिक इकाई है? विद्युत धारा का तो एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत शक्ति का है। विद्युत शक्ति एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट। तो यह किसका? विद्युत शक्ति का, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है, जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पुष्टि करता है। बिल्कुल, न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार ही आगे नाव बढ़ती है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। इसका मतलब ये रहा कि दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। ए यदि बी पे जितना फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक उसी टाइम में बी ए पे उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। यानी एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। तो ये सही है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और यह उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ नहीं है, तो ये तो गलत है। संवेग अदिश राशि है, P इज इक्वल टू mv होता है, mv
तो लीनियर मोमेंटम यानी संवेग जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो 2 और 3 गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है? तो 2 और 3 राइट ऑप्शन ए होगा। लोलक युक्त घड़ियों के गर्मियों में मंद होने का कारण क्या है? स्लो होने का क्या कारण है? तो जैसे सिंपल पेंडुलम मान लीजिए, ये है सिंपल पेंडुलम, इसका लेंथ L है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई √L/g। तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अधिक होने की वजह से लेंथ बढ़ जाता है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये लेंथ बढ़ जाएगा। तो लेंथ बढ़ जाने की वजह से टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, यानी घड़ी की सुई को एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता था उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो घड़ी स्लो हो जाएगी, स्लो टाइम दिखाएगी। तो इसके स्लो होने का कारण क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, लेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो ग्रीष्मकाल में दिन का बड़ा होना गलत है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण से राइट ऑप्शन बी होगा। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो सही सही दिखाई दे देती है, साफ साफ दिखाई दे देती है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देते हैं। साफ नहीं दिखाने का कारण ये है, नहीं दिखाई देने का कारण यह है कि ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के सामने बन जाता है, रेटिना पे न बन करके रेटिना के सामने बन जाता है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये गलत है। जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में ये मान लीजिए कि ये बाई कन्वेक्स लेंस है, इसमें लगा हुआ बाई कन्वेक्स लेंस। तो यदि दूर का कोई ऑब्जेक्ट है तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना के सामने ही बना देता है, रेटिना पे न बना करके रेटिना के सामने बना देता है। सामने बनाने का कारण क्या है? इसका फोकल लेंथ कम हो गया है, फोकल लेंथ कम हो गया है, यानी लेंस जो है उसकी मोटाई यानी इसका कर्वेचर त्रिज्या और ज़्यादा ये मुड़ गया है, और ज़्यादा ये कर्व हो गया है। तो नेत्र लेंस एवं रेटिना की फोकस दूरी घट गई है। फोकस दूरी यहाँ रेटिना तक रहता तब तो रेटिना पे इमेज बनता, पहले ही फोकस हो जा रहा है, यानी फोकल लेंथ कम हो गया है, ये सही है। नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है, बिल्कुल, इसका रेडियस कम हो गया है, नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है। यहाँ पर नेत्र लेंस की गोलीय त्रिज्या घट जाती है, नेत्र लेंस नहीं कह रहा है, नेत्र की गोलीय त्रिज्या कह रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पे नेत्र की गोलीय त्रिज्या घटती नहीं है, ये बढ़ जाती है, तो ये तो गलत है। 2 सही आ रहा है, तो केवल 2 होना चाहिए, राइट ऑप्शन ए। टेस्ला निम्न में से किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, राइट ऑप्शन बी होगा। चुंबकीय प्रवाह, विद्युत प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह का वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है टेस्ला, राइट ऑप्शन बी होगा। यह इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, तो ए का 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने, तो बी का थ्रू कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, बी का 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने 1932 में, तो सी का 4 हो जाएगा, जेम्स चैडविक। और परमाणुवाद यानी एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था, डी का 3 हो जाएगा। यानी इसमें हम देखें तो 2143 राइट ऑप्शन ए होगा, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को, राइट ऑप्शन ए होगा। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया? मैक्सिको में, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? भगत सिंह के नाम पर, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है वासुकी नाम है, राइट ऑप्शन सी होगा। यह ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबी है तथा इसमें 6 इंजन और 295 डब्बे हैं। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के कोरबा और भिलाई के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहले खारे पानी के लालटेन लॉन्च की गई है, उसे क्या नाम दिया गया है? रोशनी नाम दिया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा।
इस एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए समुद्री जल का उपयोग किया जाता है। यह लैंप भारत के समुद्र तटीय मछुआरों तथा गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए बनाएगी, साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी इससे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया था। 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, ये सही है। नीदरलैंड ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में उज्बेकिस्तान ने नीदरलैंड को हटाकर ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता था। नीदरलैंड हारा था और उज्बेकिस्तान स्वर्ण पदक जीता था, तो ये गलत है। भारत ने इसमें 2 कांस्य पदक प्राप्त किए, ये भी सही है। भारत को इसमें 2 कांस्य पदक मिले थे, ये सही है। तो गलत कौन सा है? 2, केवल 2, राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बर्किंघम इंग्लैंड में किया गया था, ये सही है। भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, 66 नहीं 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक रहा और भारत को चौथा स्थान मिला था। पहले स्थान पे 178 पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया रहा था, दूसरे स्थान पे 175 पदक के साथ इंग्लैंड और तीसरा स्थान कनाडा को प्राप्त हुआ, उसे 92 पदक मिले थे। तो पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? विश्वनाथन आनंद को चुना गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है, 5 अगस्त 2022 को लॉन्च किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई और इसका उद्देश्य राष्ट्र के युवाओं को राष्ट्र के साथ जुड़ाव और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करना है। तो संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किया है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी पर 12.75 रुपये का खर्च किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है, इंदरमीत गिल, राइट ऑप्शन बी होगा। रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी राजदूत हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? तो इसमें से गैबान और टोगो दोनों को शामिल किया गया है, तो इनमें से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। गैबान राष्ट्रमंडल का 55वां सदस्य बना है, जबकि टोगो 56वां सदस्य बना है। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? वरुण नाम रखा गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। महाराष्ट्र के पुणे में देश का पहला मानव यात्री ड्रोन वरुण बनाया गया है। इस ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। यह पायलट रहित ड्रोन है जो मानव यात्रियों को ले जा सकता है। यह ड्रोन 130 किलोग्राम वजन के साथ 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया, ये सही है। इन चीतों को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया, ये सही है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सही है। तो कथन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम दिया है? संभाजी नगर कर दिया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब जीतने वाली एलिना रायबाकिना का संबंध किस देश से है? तो वो कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, राइट ऑप्शन सी होगा।
नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, ये सही है। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था, ये भी सही है। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, ये भी सही है। तो कौन कथन सही नहीं है? तो सभी सही है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। इसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ, नहीं 135वां स्थान प्राप्त हुआ, और 2021 में 140वां स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए ये गलत है। इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा, ये सही है, तो इसमें से गलत बी है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों एंड केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जीता है? ओडिशा ने जीता है, राइट ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? सौरभ सुमन सुपौल के रहने वाले हैं, सौरभ सुमन को सम्मानित किया गया। और निशी कुमारी, ये पटना की रहने वाली हैं, इनको भी सम्मानित किया गया। तो इनमें से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस वर्ष मेले का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल था, ये सही है। इस वर्ष 3 राज्यों बिहार, झारखंड व महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया, स्वर्ण पदक नहीं रजत पदक दिया गया था, तो ये गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सी असत्य है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो वो योजना है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना, यह योजना अगले 3 वर्षों में आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण, पर्यटन के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाएगी। तो अमृत धरोहर योजना सही ऑप्शन बी होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? फल्गु नदी पे, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की है? बिहार ने किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? वाराणसी को, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? लोकगीत लौंडा नाच से संबंध था उनका, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसे को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला है? मुजफ्फरपुर में, राइट ऑप्शन ए होगा। इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। हाल ही में लद्दाख के उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? सविता महतो बनी है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ से मिलती है? तो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ये सही है। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया, ये सही है। बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया था, ये भी सही है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सभी सही सुमेलित है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दन ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में अकबर के अभियान के डर से किस शासक ने बिहार छोड़ दिया था? तो दाऊद खां कररानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। बिहार पर अकबर ने 1576 में आक्रमण किया था। अकबर ने पटना को जीत लिया था। आक्रमण के डर से दाऊद खां पटना छोड़कर भाग गया था। इस जीत के बाद बिहार पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, दाऊद खां। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है? गुरु नानक देव का रहा है, गुरु तेग बहादुर का भी रहा है, गोविंद सिंह जी का भी रहा है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा।
गुरु नानक देव गया, राजगीर, पटना आदि की यात्रा किए थे। गुरु तेग बहादुर ने भी पटना की यात्रा की थी। इसी दौरान पटना में 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो इस तरीक़े से हम देखें तो तीनों गुरुओं का बिहार से संबंध रहा है। पटना के गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? तो 1770 ईस्वी एवं 1783 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल से बचने के लिए गोलघर के निर्माण की योजना बनाई गई थी। 1784 में ब्रिटिश इंजीनियर गॉर्स्टिन ने गोलघर का निर्माण प्रारंभ किया था। जॉन गॉर्स्टिन। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ स्थित था? पटना में था। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष। बांकीपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था, ये बिल्कुल सही है। पटना के बांकीपुर में जो हुआ था वो 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, तो ये सही है। गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, ये भी सही है। 37वां अधिवेशन हुआ था गया में कांग्रेस का, तो ये सही है। रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का 54वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था और उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, तो ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा के वैकल्पिक साधन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसी महाविद्यालय के प्रांगण में 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। राइट ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी। चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? चंपारण में महात्मा गांधी, ये किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। राइट ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद दस्ता से संबंधित हैं? तो आज़ाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। आज़ाद दस्ता का गठन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की कार्रवाई एवं संचार साधनों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंदन मिश्र आदि नेता शामिल थे। तो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, उपयुक्त में से सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर विचार करें। उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, सही, ये सही है। 1929 में उन्होंने हुंकार पत्रिका निकाला था, ये भी सही है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करे थी, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, ये सही है। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन बल्लभी गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, 1 और 2। राइट ऑप्शन सी होगा। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन के किस वर्ष में किया था? तो अपने शासन के 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी और उस यात्रा के दौरान राजस्व कर को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार के विरोध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। उनके भाई महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी तथा मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। तो महेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये रहा 28 मई 2023 को आयोजित एडिटोरिया के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।